मेंटल हेल्थ को लेकर आजकल के लोगों में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या फैली हुई है? लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इग्नोरेंट है बहुत ज्यादा इस बात को लेके। तो ऐसे ही सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, और अगर चले गए तो वहां पर उनको ये दिक्कत आ जाएगी, कुछ ना कुछ निकल आएगा। आप काउंसलिंग और थेरेपी में क्या डिफरेंस बताएंगे? काउंसलिंग इट्स अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, जैसे 1-to-1 या ग्रुप काउंसलिंग, दोनों तरीके से होती है। कैसा पैटर्न है, जिस तरीके से ये सोचते हैं, तब उस पे वर्क करा जाता है। सो वो थेरेपीज चलती है, दैट कैन टेक मंथ्स। कोई अगर इंसान अकेला फील करता है या डिप्रेशन में है कोई इंसान, तो उसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए टू कम आउट विद इट? सबसे पहले तो कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सबसे पहले खुद से समझें कि क्या चीज है, क्यों वो परेशान हो रहे हैं। कई बार मन इधर उधर भटकता है तो किसी कारण से ही भटकता है, हमारी बॉडी हमें सब बता देती है। क्या फिलॉसफी लाइफ की डिफिकल्टीज को खत्म करने में या फेस करने में मदद करती है? फिलॉसफी काफी मदद करती है। सी, फिलॉसफी और साइकोलॉजी में अंतर तो बहुत है, पर आजकल जो यूथ है तो वो किस मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं? जैसे मेरी रिसर्च भी रही है यूथ के साथ, तो मैंने ये देखा है कि काफी उनको प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, और ये हर एक की लाइफ में फेज आता है। अच्छा, आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी है स्ट्रेस, बट सबसे पहले शुरुआत होती है स्ट्रेस से, फिर उसके बाद वो बढ़ती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और एक्साइटिंग पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट लक्ष्य कुमार, और आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही एक्सपीरियंस काउंसलर और फैमिली थेरेपिस्ट, जिन्होंने ना सिर्फ साइकोलॉजी की दुनिया में डीप अंडरस्टैंडिंग बनाई, बल्कि फिलॉसफी में भी उनकी पकड़ काफी मजबूत है। तो स्वागत है संगीता शरद जी का, और आज हम इनसे बात करेंगे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम के बारे में, मेंटल स्ट्रेस और इनर पीस के कुछ सॉल्यूशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू? वेरी वेल, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन मैम। मैम, जैसे हमने ये आपके प्रोफाइल में ये भी पढ़ा है कि आपने मास्टर ट्रेनिंग की हुई है लाइफ स्किल्स को लेके, कम्युनिकेशंस में और पीडी में, और आपको अचीवर अवार्ड से भी नवाजा गया आई थिंक फॉर द वुमेन एंड द यूथ इन द सोसाइटी में। सो मैम, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि मेंटल हेल्थ को लेकर आजकल के लोगों में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या फैली हुई है? कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग यही रहती है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इग्नोरेंट है बहुत ज्यादा इस बात को लेके। तो वो समझते हैं कि जैसे लापरवाही कर दी, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा। वो सोचते हैं कि जैसे डॉक्टर के पास नहीं जाना, जाएंगे तो कुछ ना कुछ दिख जाएगा, रिपोर्ट में कुछ आ जाएगा। तो ऐसे ही सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, और अगर चले गए तो वहां पर उनको ये दिक्कत आ जाएगी, कुछ ना कुछ निकल आएगा। पर हर एक की लाइफ में एक फेज आता है। यस। और स्ट्रेस का मतलब, जब वो बहुत कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं कि आजकल तो बड़ा परेशान हूँ, या बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, या फिर वो ये बोलते हैं कि ऐसे ही कट रही है बस। बट ऐसे ही कट रही है और अंदर से वो बहुत परेशान है। तो एक नया कॉन्सेप्ट है आजकल, जो है स्माइल डिप्रेशन, कि बाहर से तो वो दिखाते हैं बहुत खुश हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, पर अंदर ही अंदर बहुत सी चिंताएं उनको, बहुत से वरीज हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। पर सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, इस वजह से वो अपनी जिंदगी में चलते रहते हैं, लापरवाही करते हैं और बताते नहीं है, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में स्ट्रेन आते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ में कंसर्न्स होते हैं। और मेंटल हेल्थ से ही रिलेटेड है फिजिकल हेल्थ। तो जब मेंटल हेल्थ उनकी सही नहीं रहती है, तो उससे उनको स्ट्रेस, एंजाइटी रहती है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, जिससे IBS जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे हार्ट की, BP की, शुगर, तो ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। अच्छा मैम, आप काउंसलिंग और थेरेपी में क्या डिफरेंस बताएंगे? सो काउंसलिंग इज इट्स अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, जैसे 1-to-1 या ग्रुप काउंसलिंग, दोनों तरीके से होती है। बट इसमें क्या होता है, इमीडिएट इफेक्ट आना चाहिए। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो जैसे किसी को लाइफस्टाइल चेंजेस की प्रॉब्लम है, या किसी को स्ट्रेस है, किसी को एंगर मैनेजमेंट इशू है, टाइम मैनेजमेंट इशू है, तो ये जब सब कंसर्न्स होते हैं तो हम काउंसलिंग के लिए रेकमेंड करते हैं। बट किसी की अगर लाइफ में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो बार बार हो रहा है, जैसे ओवर थिंकिंग हो रही है। ओवर थिंकिंग आजकल अक्सर मैंने देखा है, काफ़ी लोगों को है ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। बट ओवर थिंकिंग से एक अच्छा तरीका भी ये है कि आप
उसको और अपने काम को बेहतर कर सकते हो। जैसे आपने आज प्लान करा ये पॉडकास्ट, तो आप इसमें सोच रहे हैं कि मैंने इसको ऐसे करना है, आप थिंक कर रहे हैं उसके बारे में, विचार कर रहे हैं, सो दैट्स ओके, फाइन। सो इट इज, अगर उससे थोड़ा स्ट्रेस भी होता है, दैट इज कॉल्ड गुड स्ट्रेस। पर वो खराब तब हो जाता है जब आप ओवर थिंकिंग करते करते एक ही बात पे ब्रूडिंग कर रहे हो, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, इट इज नॉट गेटिंग यू टू एनी कंक्लूजन। तो तब आपके माइंड का क्या पैटर्न है, क्यों वो बार बार एक ही बात को लेके चिंता करता रहता है? हो सकता है कोई पुराना पैटर्न हो, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, कोई माइंड में एक ऐसा पैटर्न बन जाता है, जैसे हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियस माइंड इज एक्टिव बट ओनली 5 to 10%, और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है 90%। मैम, तो इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है फिर? तो इसको कंट्रोल करने का यही प्रोसेस है कि आप थेरेपीज में उसको समझते हैं, अच्छा। अपने माइंड के साथ अवेयरनेस में लाते हैं। तो इट इज़ ऑल द गेम ऑफ अवेयरनेस। तो इसे साइकोलॉजिस्ट का यही काम है कि आपको आपके बारे में अवगत कराया जाता है कि आपका माइंड इस तरीके से सोच रहा है, वैसे करना चाहिए, आपको इस प्रकार से सोचना चाहिए, इस तरह से एक्शन लेने चाहिए। माइंड के ये पैटर्न्स हैं, हर एक के अलग अलग होते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है बट उसको सोचने का तरीका सबका अलग होगा। आपका प्लानिंग का तरीका डिफरेंट होगा, मेरा प्लानिंग का तरीका डिफरेंट होगा। तो उस तरीके को लेते हुए कि इनका कैसा पैटर्न है, जिस तरीके से ये सोचते हैं, तब उस पर वर्क करा जाता है। सो वो थेरेपीज चलती हैं, दैट कैन टेक मंथ्स, दैट कैन टेक ईयर, और दैट कैन क्लोज इन फ्यू सेशंस आल्सो, डिपेंड उनकी क्या कैपेसिटी है माइंड की। तो मैम, ये जो कोई अगर इंसान अकेला फील करता है या डिप्रेशन में है कोई इंसान, तो उसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए टू गो आउट, टू कम आउट विद इट? सबसे पहले तो कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। यानी जोक्स अपार्ट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सबसे पहले खुद से समझें कि क्या चीज़ है, क्यों वो परेशान हो रहे हैं। कई बार मन इधर उधर भटकता है तो किसी कारण से ही भटकता है। अपने हमारी बॉडी हमें सब बता देती है, हमारा मन भी इसी तरह हमें बता देता है। अगर बार बार सोच रहे हो कि मन बहुत, कहते हैं ना चंचल मन, तो उसकी वो क्वालिटी है, उसने तो भागना ही है, उसे 10 बातें सोचनी है एक समय पे। तो जब वो माइंड को कंट्रोल क्या करती है, बुद्धि। तो जब माइंड को कंट्रोल करती है बुद्धि, तो हमें बुद्धि को किस प्रकार से अपने यूज में लाना है, उसके लिए क्या जरूरी है, आप सही तरीके से अपने माइंड को प्लान करें कि मैंने अपने बारे में जाने कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। ये आप खुद से भी कर सकते हैं, आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं, बट उससे एडवाइस ले जो प्रोफेशनल। प्रोफेशनल हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, या फिर जो अनबायस्ड हो, न्यूट्रल, कोई ऐसा। क्योंकि कई बार हम अपने दोस्त से, अपने किसी रिश्तेदार से पूछे तो वो तो वही बोले, हाँ तू तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, तू बिल्कुल ठीक सोच रहा है। बट हो सकता है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो, दैट इज मे बी नॉट द राइट अप्रोच। एग्जैक्टली। सो वो सही तरीका समझने के लिए क्या जरूरी है कि आप किसी प्रोफेशनल हेल्प से समझें बात को, खुद से। कई बार खुद भी अपनी बॉडी, अपना मन आप समझें कि किस चीज पे आपको परेशानी आ रही है, डायरेक्शन मिल जाती है। फिर देन यू एनालाइज एंड देन यू वर्क ऑन योरसेल्फ, दैट इज द प्रोसेस। मैम, जैसे मैंने पढ़ा है कि आपने फिलॉसफी में भी काफ़ी अच्छा, मतलब आपने नॉलेज दे रखी है, तो मैम क्या फिलॉसफी लाइफ की डिफ़िकल्टीज को ख़त्म करने में या फेस करने में मदद करती है? फिलॉसफी काफ़ी मदद करती है। सी, फिलॉसफी और साइकोलॉजी में अंतर तो बहुत है, पर समन्वयता भी बहुत है। अच्छा। जैसे अंतर यह है कि उसको दर्शन शास्त्र बोलेंगे, उसको मनोविज्ञान बोलेंगे, दैट टॉक्स अबाउट द माइंड, दैट टॉक्स अबाउट योर ओन सेल्फ। तो कहते हैं कि जो एक ह्यूमन बॉडी है, जैसे हमारे शास्त्रों में भी सब जगह लिखा हुआ है, उसमें फिजिकल बॉडी और एक मनस, जिसको मन बोलते हैं, और बुद्धि। तो जब ये बैलेंस में होते हैं तो आप सही से काम करते हैं। As said by Buddha, whatever you perceive becomes a reality. श्री कृष्ण ने भी बोला है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा आप विचार करते हो, जैसा आप देखते हो, वैसे आपके विचार बनते हैं, वैसे ही आप स्वयं बन जाते हैं, वैसे ही आपकी दुनिया बन जाती है। तो हमारी सोच पे बहुत निर्भर करता है सब कुछ, एंड दैट इज कॉल्ड योर माइंडसेट।
मैं मानती हूँ कि माइंडसेट इज योर बिगेस्ट एसेट। सबसे बड़ी पूंजी है माइंडसेट, मतलब हमारी सोच, हमारा नजरिया, द वे वी थिंक, उसको कहते हैं माइंडसेट। तो इसमें फिलॉसफी ऐसे हेल्प करती है कि आप स्वयं जान लेते हैं, आप एनालाइज करते हैं, बिकॉज फिलॉसफी बात करती है रीजनिंग पे। फिलॉसफी बात करती है कि चीजों को तर्क वितर्क पे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, सिंप्लिसिटी पे। और मनोविज्ञान बात करता है कि ये जो मन इस तरह से चल रहा है, जो दिमाग इस तरह से चल रहा है, उसका क्या कारण है, वो ऐसे क्यों सोचता है, आप ऐसे क्यों सोचते हैं, आप ऐसे एक्शन क्यों करते हैं। तो ये फर्क है। और इस फर्क को अगर जान लिया, आपने खुद को पहचान लिया कि आप इस तरह की पर्सनालिटी हो और इस तरह से आप काम कर रहे हो बिकॉज यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, तो हाफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो अगर फिलॉसफी और साइकोलॉजी को सही तरीके से समझा जाए तो अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, एंड यू कैन रियली वर्क ऑन योरसेल्फ एंड अचीव व्हाट यू वांट इन लाइफ। तो मतलब एक सक्सेस होने का सीधा और सीधा मंत्र है कि आप अपने आप को जान के और जब एक्शन लेते हैं, यू नो द राइट अप्रोच, आप बिल्कुल अवेयर हो जाते हो अपने बारे में। मैम डायरेक्शन भी तो मिलनी चाहिए। डायरेक्शन मिलती है, ऑफ कोर्स डायरेक्शन मिलती है जब आप खुद से जान लेते हो तो आप में कमी क्या है, कहाँ आपकी स्ट्रेंथ है, किस क्या क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ पर आपको वर्क करने की जरूरत है, कहाँ पे आपका माइंड थोड़ा डल हो जाता है। जब आप ये सब समझ जाते हैं, उसी प्रकार से जब आप काम करते हैं, तो क्या सक्सेस नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी आपको। जब कमियां और हमारी खूबियां जब हमें पता लग जाएगी तो ऑब्वियसली, हाँ, जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं, ये इट्स अ सारा गेम जो है ना, ये इमोशंस का। जैसे हमारी जो कहते हैं कि हमारे मन में थॉट्स आते रहते हैं, अनलिमिटेड थॉट्स ऑल द टाइम, थॉट्स आते रहते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो उनको रोकना है। कैसे रोकना है? उनको इंटेलेक्ट से रोकना है, जिसको कहते हैं बुद्धि, विवेक। तो जब हम बुद्धि लगाते हैं, ये काम है फिलॉसफी का कि वो बताते हैं, क्योंकि वो समझ जाता है, अवेयरनेस आ गई ना, अवेयरनेस आ गई तो समझ आ गई कि यहाँ पर मैंने अपने मन को अभी बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो मैं किस तरह से बैलेंस आउट करूँ। बिल्कुल। तो फिर फिलॉसफी के कुछ रूल्स हैं, रिफ्लेक्शन, रीवैल्यूएशन, रीजनिंग, और ये लाइफ में बिल्कुल आपके चेंजेस लाएंगे, आपकी लाइफ में एकदम से चेंज आएगा बिकॉज ऑफ दिस अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज। फिलॉसफी टॉक्स अबाउट नॉलेज, ज्ञान की बात करते हैं, समझ की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है मैम। ये बताइए कि आजकल जो यूथ है तो वो किस मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं आजकल? जैसे मेरी रिसर्च भी रही है यूथ के साथ, तो मैंने ये देखा है कि काफ़ी उनको प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, और ये हर एक की लाइफ में फेज आता है, हर एक की लाइफ में आता है। बच्चा आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी है स्ट्रेस, तो बट सबसे पहले शुरुआत होती है स्ट्रेस से, फिर उसके बाद वो बढ़ती है डिफरेंट चीज़ों में, एंजाइटी में आ जाती है। पर जब एंजाइटी में आती है, फिर उसके बाद कई बार पैनिक अटैक्स हो जा सकते हैं, फिर उसके बाद और भी कई इश्यूज, कई कंसर्न आ जाते हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप इसको सही तरीके से समझ लें कि कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप ये समझते कि आपको एंजाइटी आ रही है, तो आप ये नहीं कह सकते दैट आई एम डन विद इट, मैंने ये दवाई खा ली अब मैं ठीक हूँ, क्योंकि इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। अच्छा। एंजाइटी जो है, चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं लाइफ में चैलेंजेस नहीं। किसी की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि चैलेंजेस नहीं मैम, किसी की सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, बट आप किस तरीके से उनसे डील करते हैं, ये स्ट्रेंथ आपको मिलती है मैम। लेकिन बहुत से लोगों के मन में सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, तो उसको बैलेंस कैसे करें लोग कि मतलब किसी के मन में आ गया कि अभी सुसाइड कर लेता हूँ, या फिर जैसे मेंटल हेल्थ को खराब कर लेते हैं, डिप्रेशन में आके एंजाइटी ले लेके, स्ट्रेस ले लेके, तो उसको कैसे बैलेंस करना है? मेन सुसाइडल थॉट्स का मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि माइंड में क्या होता है कि वो जो नसें हैं माइंड की, वो इतनी वीक हो जाती है कि हम सोच नहीं पाते उस समय एक ही होता है कि बस मैं कुछ कर दूं। जैसे एक केस आया था मेरे पास, उसमें अच्छा भला लड़का, उसकी फैमिली है, एक
बेटी है, वाइफ है, और वो काम करता है कहीं पे। बट उसको ये था कि पता नहीं कहाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, कुछ प्रॉब्लम है। और उसकी वाइफ भी आई थी मेरे पास कि इनको आप देखो कि ये क्या मतलब परेशान से रहते हैं, सोते नहीं है बिल्कुल, स्लीपलेसनेस, उनको बिल्कुल नींद नहीं आती है। तो मैंने कहा अच्छा, और उनसे बात करते करते लगा कि वो कहता है, मैंने कहा क्या क्या आपको प्रॉब्लम है? तो वो प्रॉब्लम बता ही नहीं पा रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम कोई थी ही नहीं एज सच। जो हम जिन मटेरियल चीज़ों की बातें करते हैं, जो हेल्थ की प्रॉब्लम की बात करते हैं, फिजिकल वाइज ही वॉज परफेक्टली फाइन। बट एक उसको जो रोग लग गया कि वो बार बार ये सोच रहा है कि मैं तो ठीक नहीं हूँ, मुझे तो प्रॉब्लम है। तो उसमें सुसाइडल थॉट्स आते थे बहुत ज़्यादा। तो वो सोचता था कि अब मेरा तो कोई फायदा नहीं है जीने का, आई मस्ट डाई। फिर जब कुछ थेरेपीज करी तो डिफरेंट थेरेपीज होती हैं, CBT, REBT और NLP। उसमें हम ये देखते हैं किसको क्या सूटेबल है, उस तरीके से फिर हम उनसे बात करते हैं कि जो वो समझ पाए, जो वो ले पाए। क्योंकि हर एक पे सेम थेरेपी नहीं लगेगी, उनका माइंडसेट क्या है, वो किस फैमिली से है, बैकग्राउंड क्या है, एज ग्रुप क्या है, वो सब समझते हुए फिर हम उन पे वर्क करते हैं। सो कुछ थेरेपीज लगती हैं, उनको समझाया जाता है कि किस तरीके से उनको डील करना है, जब इस तरह की बात आए क्या स्टेप लेने हैं, जब इस तरह की थॉट आए तो क्या करना है, किस तरह से अपनी स्लीप पे वर्क करना है। क्योंकि अगर दवाई खा के जीना तो फिर तो वो तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, वो कब तक दवाई खाएंगे। तो इट्स ये एक ऐसी बात है कि जिसको समझने के लिए, और वो खुद अगर आए, जब तक देखो काउंसलिंग के लिए जब तक कोई खुद नहीं आएगा तो फिर कोई कैसे करेगा काउंसलिंग। तो जब खुद आता है तो वो हाफ प्रिपेयर्ड होते हैं कि हाँ मुझे ये करना है। कई बार तो ऐसे आते हैं जो बिल्कुल अल्टीमेट, तभी जब और कुछ क्रैश होने वाले होते हैं तब आते हैं, जब तो कोई तरीका ही नहीं बचा, मुझे तो बस बचा दो। मैम तो थेरेपी के बारे में कुछ बताइए कि थेरेपी किस तरह की थेरेपी आप देती हैं कि लोग ठीक हो जाते हैं या उन्हें सही डायरेक्शन मिल जाती है? तो इसमें जैसे किसी को स्ट्रेस है तो उसकी थोड़ी सी माइल्ड थेरेपी चलती है, जो हम उनको बताते हैं कि आपने स्ट्रेस पे ऐसे वर्क करना है। अगर एंजाइटी है तो एंजाइटी इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ओके। क्योंकि आज आपको अपने काम में को लेके एंजाइटी है, कल को आपको रिश्तों को लेके एंजाइटी होगी, फिर आपको किसी और चीज में एंजाइटी होगी, है ना। तो वो एक पैटर्न बन जाते हैं माइंड का। तो उनके मेमोरी में जाके वो ये समझना पड़ता है कि कैसे उनके जो माइंड है वहाँ पे, जैसे सबकॉन्शियस माइंड मैंने बताया, सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी बैंक होता है, जैसे एक बैंक है, अलग अलग लॉकर्स हैं उसमें, ऐसे उसमें अलग अलग मेमोरीज हैं उनकी। तो वो समझनी पड़ती है कि कहाँ पे उनका कोई उनको कष्ट, कोई उनका ट्रॉमा, कोई पास्ट एक्सपीरियंस है जो उनको परेशान करे। और अगर खुद की सोच है ये तो ये कैसी बनी। कई बार सोशल मीडिया पे इतना कुछ हम देखते हैं तो वही चीज़ आ जाती है। जैसे मेरे पास एक लेडी आई थी तो वो कह रही थी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो साथ में उनकी बेटी आई थी, तो वो कह रही थी मेरी मदर को ना पता नहीं क्यों बहुत घबराहट सी रहती है हर टाइम, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, पर क्यों घबराहट रहती है। उनसे बात करी कि क्या हो गया आपको, क्यों घबराहट रहती है। तो वो कहती थी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, बस मैं नींद भी नहीं आती है और घबराहट सी रहती है, ये काम खत्म करूँ फिर दूसरा करूँ फिर तीसरा करूँ, लाइक दैट। तो जब उनसे बात करी तो फिर धीरे धीरे पता चला कि उन्होंने सोशल मीडिया को पे वो काफी रहने लग गई थी। अच्छा। The woman herself, अच्छा, not her daughter, okay. The woman herself. तो उसमें वो ऐसी वीडियोस देखती थी, ऐसे क्लिप्स देखती थी जो कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। ओहो, मतलब सोशल मीडिया इज द मेन रीजन। उनके केस में मेन रीजन था, क्योंकि उनके केस में वो उसको संभाल नहीं पाई कि अच्छा इतना बुरा हुआ उस लड़की के साथ या किसी के साथ ऐसे हुआ, तो वो उसको संभाल नहीं पाए कि आजकल तो बहुत बुरा हो रहा है, आजकल तो ये हो रहा वो हो रहा। तो वो उनको वही थॉट्स आते थे, वो सो नहीं पाती थी रात भर। तो फिर उनको उस चीज से बाहर लाना पड़ा कि वो एक स्टोरी थी, बट वो स्टोरी किसी और की थी। पर कहीं कहीं अच्छा भी होता है, कहीं पे लोग समाज के साथ जुड़े भी हैं, कई जगह पे लोग अच्छा भी करते हैं। कहाँ पे आपको ग्रेटफुल होना है, चीज़ों को कैसे समझना है। तो वो उनकी एक अलग से थेरेपी चली जिसमें कुछ समय लगा और अभी भी चल रही है, बट वो काफ़ी हद तक ठीक हो गई। शी इज 85% ऑल राइट। Yes. That's nice, man.
मैम जो अभी जो एक बच्चों और एक पेरेंट्स के बीच में एक जनरेशन गैप आ रहा है, तो वो आई डोंट नो किस वजह से आ रहा है, सो उसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है? तो ये एक रिलेशनशिप फैक्टर है और ये बचपन से ही ब्रिज होता है, जब बचपन से ही उसको बनाया जाता है। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने तो बच्चों को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करा और इतना बड़ा करा कि ये अब मेरी सुनता ही नहीं। उसी चीज की बात कर रहा हूँ मैम, ये जनरेशन गैप होता है मैम। तो ये जनरेशन गैप और मैम एक चीज और बताइए, जैसे पेरेंट्स के साथ बच्चे बचपन से रहते हैं, तो मैम उनकी बड़े होने के बाद उनकी थिंकिंग और बच्चों की थिंकिंग अलग अलग क्यों हो जाती है? बहुत से पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बच्चा मेरी सुनता नहीं है, या बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, तो वो थिंकिंग प्रॉब्लम भी है, थिंकिंग डिफरेंस भी आ रहा है कहीं ना कहीं। तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चे तो हम भी पहले बच्चे थे, तो हम तो शुरू से ही पेरेंट्स के साथ रहे हैं, तो थिंकिंग क्यों मैच नहीं होती? देखिए, हमारा समय कुछ और था, स्पेशली जब मैं जैसे अब बात कर रही हूँ, तो उसमें ये था कि पेरेंट्स की भी सुननी है, अपने बड़ों की भी सुननी है, हमने अपने टीचर्स की भी सुननी है, सबकी सुननी है। तो माइंड को एक वो मिल रहा था, एक गाइडेंस मिल रही थी, टीचर्स, पेरेंट्स, और कहा जाता है दैट पेरेंट्स एंड टीचर्स आर योर कोच टू सक्सेस। तो आजकल कोच है गूगल। तो कुछ उनको स्ट्रेस हो गया, कुछ टेंशन हो गई, तो सर्च करा गूगल पे, अरे मुझे तो ये प्रॉब्लम हो गई, फिर फ्रेंड से पूछा, बोलेगा हाँ मुझे भी ये चल रहा है आजकल, ये चल रहा है, चलो यहाँ चलते हैं, चलो ऐसे करते हैं, व्हाटएवर। सो उनके अल्टीमेट गाइड कौन हो गए हैं? वो थोड़ा चेंज हो गया, लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो गया। एक हमारी बॉडी में होता है सर्कैडियन रिदम, दैट्स अ क्लॉक ऑफ द बॉडी। ओके। तो उसमें हम टाइम से सोते थे, टाइम से उठते थे और अपने शरीर की ज़रूरतों को समझते थे। टाइमली एक्सरसाइज, कभी वॉक, नियमित रूप से खाना, अच्छा बैलेंस डाइट काइंड ऑफ, और जो घर पे बनता था वही खाते थे। तो आजकल थोड़ा खाना डिफरेंट है, लाइफस्टाइल डिफरेंट है, स्लीप पैटर्न्स अलग है। तो ये सब इफेक्ट करता है, ये सब चीज़ों का असर तो बॉडी पे ही आएगा ना, माइंड पे आएगा, बॉडी पे आएगा। और जब ये आता है, पेरेंट्स बोलते हैं सो जाओ, और बच्चे कहते हैं नहीं हमें तो, बिकॉज दे हैव टू बी, उनको पीयर प्रेशर भी है, उनको सोशल मीडिया पे जागृत भी रहना है, और उनको फोन भी चाहिए। तो जैसे मेरे पास एक आए थे क्लाइंट, तो उनका बच्चा, छोटा सा बच्चा, पर वो फोन चाहिए था उसको, और फोन चाहिए था, वो नहीं लेके दे रहे थे, और फोन चाहिए तो आईफोन ही चाहिए। अच्छा। क्योंकि उसके फ्रेंड के पास भी आईफोन था। शो ऑफ काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं। अब वो इतना यूज तो नहीं करेगा, पर उसको बताना था कि मेरे पास भी आईफोन है। बस एक ये सोशल बात होती है कि मुझे बताना है बिल्कुल अपनी कंपनी। तो वो है तो छोटा, फिर उसको किस तरीके से समझाया। छोटे बच्चे मान जाते हैं जल्दी अगर उनको तरीके से समझाया। तो जब बड़ा हो जाता है तो कहते हैं ना, दिमाग थोड़ा परिपक्व हो जाता, समझ आ जाती, तो फिर आप जल्दी किसी की बात नहीं मानते। तो उस टाइम पे पेरेंट्स को थोड़ी सी अवेयरनेस, आजकल ऐसे चल रहा है तो चल ठीक है, दे हैव टू बी अप विद इट। ऐसे तो अब काफी पेरेंट्स में चेंज आया है और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं बातों को कि हाँ यही समय के साथ ये बदलाव आना भी चाहिए और ये ज़रूरी है। थोड़ी ओपननेस हो गई है, एक ओपनली हम बात करते हैं अपने घरों में, और हम बच्चों को वो थोड़ा फ्रीडम भी दे देते हैं। तो जब बच्चों को लगेगा कि ये थोड़ा ओपननेस है हमारे घर में, फ्रीडम है, तो वो आपसे खुल के बात करेंगे। मैम, तो ये क्या आपको क्या लगता है, ये सोशल मीडिया की वजह से है या कोई और रीजन है? उनकी अपनी सोच भी मैटर करती है, क्योंकि पहले हम देखते थे, पहले के जमाने में ओपननेस इतनी नहीं थी। आज के समय में है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गए और वेस्टर्न कल्चर ने बहुत ऑक्यूपाई करा है। तो इस चक्कर में आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सोशल मीडिया इसका मेन रीजन है? कह सकते हैं कि इट इज अ मेन रीजन, मगर और भी रीजंस हैं जो इसको, अब डिपेंड करता है ना कि उनका मेंटल लेवल क्या है। जैसे मैंने बात करी मन और बुद्धि, तो वो मेंटल लेवल उन्होंने कहाँ तक अपना पढ़ा। अगर उन्होंने ये सोचा कि नहीं मैंने तो यही करना है जो इसमें लिखा हुआ है इस किताब में, तो वो वही करेंगे। अगर वो इंस्टाग्राम को फॉलो कर रहे हैं, किसी को उसमें जो हो रहा है वही फॉलो करना है, तो वही करेंगे। अगर वो ये सोच ले कि मुझे अपने फ्रेंड को ही फॉलो करना, तो वही करेंगे। तो इट इज देयर चॉइस। There are it is said that there are 1 trillion species on this planet. Exactly.
और उसमें से सिर्फ एक स्पीशी है जिसको चॉइस है, जिसके पास चॉइस है, और वो है ह्यूमन बीइंग। या यू आर राइट। तो ह्यूमन बीइंग के पास चॉइस है कि वो क्या, किस दोस्त को चुन सकते हैं, किस दोस्त को नहीं चुनना। कुछ रिश्ते होते हैं वो तो है ही, दैट इज, वो हमने खुद ही चुने, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो गॉड गिफ्टेड है, और कहते हैं कि उनको हम खुद ही चूज करते हैं। बट बाकी सब चीजों को हम चूज कर सकते हैं। वी कैन चूज द सोशल मीडिया व्हाट वी वांट। उसका एक टाइम बांध सकते हैं कि हमने इतनी देर ही देखना है, उसके मुताबिक हम चले, बाकी काम भी जरूरी है। तो एक रीजनिंग दे सकते हैं माइंड में, जो मैंने बात करी, एक रीजनिंग, एक लॉजिक, एक सिस्टम के साथ चले तो आप सब कुछ करिए, बैलेंस तरीके से चलिए मैम। लेकिन आजकल के यूथ को हम देखते हैं कि सारे दिन ही सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, और इसी वजह से बहुत लोग ये भूलते भी हैं कि यही मेन रीजन है एक डिप्रेशन में जाने का लोगों के, कि पूरे दिन सोशल मीडिया पे लगे हैं, रात दिन ऑफिस आए तो सोशल मीडिया, और ऑफिस जाने से पहले सोशल मीडिया, और ऑफिस में भी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, इस तरीके से दिमाग में लोगों के बैठ चुका है ना कि अब निकालना बहुत मुश्किल है। ये भी एक कारण है एंजाइटी का, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रीजन। जब माइंड बोलता है चेक, तो फटाफट चेक करता है सोशल मीडिया। फिर थोड़ी देर बाद माइंड बोलता है चेक, फिर वो इंस्टाग्राम चेक कर, फिर बोलेगा माइंड चेक, फिर फेसबुक चेक कर। मैम डिप्रेशन, ऑल आर रिलेटेड। एग्जैक्टली मैम, डिप्रेशन इस वजह से आ रहा है क्योंकि मान लीजिए मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, इंस्टा या फेसबुक पे, जो कि हूँ भी, तो मैम जैसे आई वांट टू बी अ बिगेस्ट पॉडकास्टर इन दिस कंट्री, ठीक है, तो मैं किसी बड़े पॉडकास्टर की वीडियो देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे ये बनना है, और जब वो चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं जा रही होती तो फिर स्ट्रेस आता है कि यार वो उसकी तरह मैं क्यों नहीं बन पा रहा। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आप क्या रेमेडी बताएंगे? तो जैसे ऐसा ही एक मैं आपको बताती हूँ केस, एक जो जॉब कर रहा था लड़का, वर्किंग समवेयर, और अच्छा ठीक है, उसके अच्छा पैकेज मिला, जॉब मिल गई, पर उसके दोस्त को जो जॉब नहीं मिली थी, उसको लकीली एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, और उससे ज्यादा कमाने लग गया, उससे ज्यादा अच्छा पैकेज मिल गया। अब उसके मन में क्या हुआ, क्या आना चाहिए उसके मन में? खुशी आनी चाहिए कि दुख होना चाहिए? मैम आजकल का समय तो दुख वाला ही है, दुख वाला है कि कोई तरक्की करे तो हमें दुखी जैसे वो 3 इडियट्स मूवी में दिखाया था कि एक दोस्त सक्सेस हो रहा है, सक्सेसफुल, तो बाकी तो दुखी हो रहे। बिल्कुल, जेलसी, तो उसको बहुत जेलसी हो गई, और जेलसी से उसको नींद नहीं आई पूरी रात कि इसको तो कहाँ पहुंच गया है, तो साल भर में तो कहाँ पहुंच जाएगा। और उस जेलसी में उसकी टेंशन भी बढ़ी, उसको एंजाइटी भी हुई, स्ट्रेस भी हुआ, उसने दवाई भी शुरू करी, बढ़ते बढ़ते ओवर थिंकिंग से। तो जब ये प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका एक ही तरीका है कि आपको जेलसी नहीं करनी है, आपको क्या करना है, माइंड को चेंज करना है। तो माइंड की जब आप सोच में परिवर्तन लाते हैं, इट इज कॉल्ड शिफ्ट, शिफ्ट इन योर थॉट प्रोसेस। तो जब आप शिफ्ट लाते हैं तो आप ये सोचेंगे कि अच्छा मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ, मैं भी ऐसे काम करूँगी, मैं और अच्छी अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाता हूँ, इन्होंने और क्या क्या क्वालिफिकेशन कुछ करी होगी जो मैं भी करता हूँ, तो मैं उस अपने पे वर्क करता हूँ, ना कि ये दूसरे पे सोचो कि वो कैसे बढ़ गया आगे। तो जब ये सोच में परिवर्तन आएगा तो वो खुद पे परिवर्तन आ सकता है, फिर हो सकता है वो और भी आगे चला जाए। हाँ मैम, वो कैसे आएगा? वो मतलब वो तभी जैसे मैंने बताया, कोई प्रोफेशनल हेल्प, या वो खुद से अपना एनालाइज करें, या वो किसी ऐसे से बात करें जो अनबायस्ड हो, जो उनको सही दिशा, सही मार्गदर्शन, कि ऐसे सोच करनी चाहिए। किसी के प्रति जेलसी मत करो, उससे तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा और नुकसान हो जाएगा। बट अगर तुम अपने पे वर्क करते हो, अगर तुम अपने लाइफस्टाइल पे चेंज करते हो, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाते हो, जैसे मैंने जब करे अपने कोर्सेज, फिलॉसफी की, उसके बाद साइकोलॉजी करी। साइकोलॉजी में एक कोर्स करने से नहीं होता, यू हैव टू डू मल्टीपल कोर्सेस, ताकि आप समझ सको कि वेयर इज एग्जैक्टली द रूट कॉज। उस रूट कॉज तक पहुंचने के लिए आपको अच्छी समझ होनी चाहिए, तो आप समझ जाएंगे। जो खुद पे वर्क करते हैं उनको समझ आ जाती है कि कहाँ पे उनको वर्क करना चाहिए। ओके मैम, ये बताइए कि आजकल ना लोगों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, वो सुनते नहीं है। मतलब उनकी लिसनिंग स्किल्स जो है वो जीरो हो चुकी है पूरी, कि वो सोचते हैं कि मैं ही हूँ, दूसरा वाला पागल है, हमें नहीं सुनना है, हमें अपने ही करनी है।
तो मैम आप ये बताइए, एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए लिसनिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। या तो मैम एक अच्छा लिसनर बनने के लिए क्या क्या लोगों को करना चाहिए और कैसे बन सकते हैं एक अच्छे लिसनर? सो जब हम कम्युनिकेशन सीखते हैं तो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एक रूल है, बी अ गुड लिसनर। एग्जैक्टली। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर, कि लोग आपकी बात सुने तो पहले आप सुनना सीखिए। इट्स ऑल गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, ये नियम है कुदरत का। तो जब हम सुनते हैं तो उसमें भी तरीका होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ या मैं अपनी क्लास में पढ़ा रही हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, तो जो मेरी बात सुन रहा होगा उसमें आई कांटेक्ट होगा, हो सकता है नॉड करेगा, या हो सकता है हैंड रेस करेगा कि हाँ मुझे समझ आई बात, या मेरा कोई क्वेश्चन है, तो मुझे समझ आ जाएगी कि ये मेरी बात सुन रहा। और जो मेरी बात नहीं सुन रहा वो तो वेट करेगा कि कब ठीक है भाई, कब ये क्लास हो जाए, सो जाएगा या किसी से बात करने लग जाएगा, उसका ध्यान तो भटकेगा। तो लिसनिंग इज अ क्वालिटी। तो आजकल के पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं है, क्योंकि बच्चे जब वो बुलाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, बच्चे का ध्यान इधर उधर होता है, वो सोशल मीडिया पे होते हैं, वो किसी से बात कर रहे हैं। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि तो मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहा, क्योंकि मेरी बात सुन नहीं रहा, मुझे देख नहीं रहा, मुझे समझ नहीं रहा, नॉड नहीं कर रहा। एक जेस्चर होना चाहिए। सो देयर इज अ रूल ऑफ लिसनिंग स्किल that there has to be a gesture, there has to be a posture। किस तरह से आप बैठे हैं, किस तरह से आप कोई आपसे बात कर रहे हैं, आप किस तरह खड़े होकर सुनते हैं, है ना? तो उससे पता चलता है कि आपकी लिसनिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। और जो ये समझते हैं कि सिर्फ हम हैं तो सब कुछ ही है, तो वो फिर उनको अपनी प्रॉब्लम है, बहुत जबरदस्त। उन्हें पता नहीं है लेकिन वो प्रॉब्लम है। कि आप वो नहीं जानते, वो फिर उनको पता चल जाता है, कोई ना कोई उनको बता ही देता है, या उनके दोस्त कम होने लग जाते हैं, उनके सुनने वाले कम होने लग जाते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि ऐसा क्या बोल दिया मैंने। तो देन दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट या तो उन्होंने कुछ गलत बोला, या उन्होंने किसी की बात ध्यान से नहीं समझी या सुनी। दैट इज द वे। मैम ये बताइए, घर के डिस्प्यूट्स और जो कलेश हम कह सकते हैं हिंदी में, उनको हैंडल करने के लिए क्या साइकोलॉजिकल टिप्स आप सजेस्ट करेंगे? तो जैसे रिलेशनशिप इश्यूज हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो ऐसी आपस में, पेरेंट्स की और बच्चों की आप पूछ रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, जैसे बच्चों को कुछ चाहिए, आपने डिमांड पूरी कर दी, तो कई बार दूसरे बच्चे सोचते हैं कि हमारी तो इसने डिमांड नहीं पूरी करी, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो जमीन पर लेट जाएंगे, शोर मचाने लग जाएंगे। तो पेरेंट्स कहते हैं चलो इसको भी देते हैं। होता है ना, कई बार पेरेंट्स के लिए एक बच्चा थोड़ा ज्यादा प्यारा होता है, थोड़ा ज्यादा पैम्पर्ड, और स्पेशली बड़ा वाला, या बड़ा या सबसे छोटा तो उस केस में वो ये बोलते हैं कि चलो इसको देते हैं। फिर बड़ों को भी बोलते हैं तू बड़ा है ना तो समझ जा, पर बड़े को समझ नहीं आएगा, वो बोलते हैं मुझे क्यों नहीं मिला, तो वो फिर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं कि ताकि उनकी अटेंशन मिले। तो उस केस में उसमें ऐसी कुछ क्वालिटीज आ जाती हैं ना चाहते हुए भी, जाने अनजाने में, कि वो जिद करना आ जाता है, उसको जिद्दी बन जाता है, एरोगेंस आ जाती है, अपनी बात मनवाना सीख जाता है वो। तो जब इस तरह के उसमें विचार आते हैं, भावनाएं आती, तो ऐसे ही वो ग्रो होता है, उसका एक पैटर्न वैसे ही बन जाता है। एक ही घर में एक ही माँ बाप से दोनों को अलग अलग, दोनों को ही प्यार मिला पर दोनों डिफरेंट बने बिकॉज ऑफ देयर ओन माइंडसेट। या फिर उनको जिस तरह का एनवायरनमेंट मिला, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो फिर इससे क्या होगा कि वो हमेशा बोलेगा कि आपने तो उसका करा, मुझे नहीं करा। एक उसमें दरार आ गई रिश्ते में। कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो उनकी आपस में नहीं बनती है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, वो बच्चों पे इम्पैक्ट आता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है जिसको हम बोलते हैं कि आजकल ये कॉमन है, कॉमन हो रही है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है माइंड के ऊपर। एंड एवरीथिंग इज योर माइंडसेट कहते हैं, क्योंकि किस तरीके से आप काम करते हैं वो बहुत डिपेंड करता है। हाउ फैक्टर होता है साइकोलॉजी, तो वो बहुत मैटर करता है लाइफ में। और जब पेरेंट्स और बच्चों का ठीक नहीं बन रही है, या कुछ अपने आप से, जैसे कुछ बच्चे ने कुछ महसूस करा
जैसे एक मेरे पास केस आया था, उसमें बच्चा स्कूल जाती, छोटी लड़की, जब वो स्कूल जाती थी तो उसने मुझे बताया, पहले तो वो मेरे पास आई जब, तो उसने मुझे बोला कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, तो मुझे ना मेरी ऐसे बनती नहीं है लोगों से, तो उससे पूछा गया कि क्या हो गया, क्यों नहीं बन रही, आप खुद बताओ। तो वो धीरे धीरे से बताने लग गई है, ओपननेस होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है, से कोई भी कुछ बताता नहीं है बाहर, दिस इज अ नॉर्म। और जब बताया उसने तो फिर पता चला कि जब वो छोटी थी, काफी छोटी थी, तो स्कूल में उसको बोला गया तू तो बहुत ही बदसूरत है, ओ तुम तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, चलो सबसे पीछे खड़ी हो जाओ, ये उसको टीचर ने बोला। वो उसके माइंड में रह गया, या उसको किसी बड़े ने बोला, जिसने भी बोला, उसके वो माइंड में रह गया, और वो माइंड में रह गया, और वो उसने वो अपनी धारणा बना ली कि मैं तो अच्छी नहीं हूँ। वो घुटी घुटी रहती थी, वो अपने माँ बाप से भी नहीं अच्छे से बात करती थी। तो फिर धीरे धीरे जब खुलता है बच्चा, बात करता है, समझता है, चाहे अपने पेरेंट्स से करो, चाहे किसी बड़े से करो, चाहे कोई प्रोफेशनल हेल्प लो, तभी वो समझ आती है, तभी उसका निवारण हो सकता है। सो ये सब सॉल्यूशन फोकस्ड होती है, बट अनलेस यू एक्सप्लेन, यू टॉक, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, सही थोड़ा सा बताना पड़ेगा, बाकी वो खुद भी समझ आ जाती है कि हाँ ये प्रॉब्लम होगी। अब जैसे इतना समझ आ जाती है कि नहीं है बात, तो ये इनके मन में बात होगी, यहाँ पर प्रॉब्लम। तो जब फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ होता है, ये छोटे छोटे कारण होते हैं जिससे बात धीरे धीरे बढ़ जाती है। फिर वो जेलसी भी हो सकती है एक दूसरे के प्रति, कि उसको ज्यादा क्यों प्यार मिला, मुझे क्यों कम मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, सही। या फिर और भी अन्य कारण हो सकते हैं कि आप चाहते हो कि आप ही की मानी जाए, अपनी भी डोमिनेशन होती है किसी में ज्यादा, या फिर पेरेंट्स का किस तरफ झुकाव है ना, या अपनी डिजायर्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस, तो किसी में ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। तो पेरेंट्स को ये जरूर समझना चाहिए कि उनके बच्चों को क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से, अगर वो कर सकते हैं तो जरूर करें, सपोर्ट करें बच्चों को, सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स को चाहिए कि वो सपोर्ट जरूर करें बच्चों को, क्योंकि फैमिली का क्या मतलब, फैमिली का मतलब है कि परिवार जो आपस में बंधा हुआ है रिश्तों से, तो रिश्तों की अहमियत क्या रही अगर एक दूसरे को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, सब अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं। मर्जी करिए, देयर मस्ट बी अ फ्रीडम ऑफ चॉइस, बट उसमें सबकी ये भी देख लीजिए कि सबको कैसा लगे, ये नहीं कि अपनी मर्जी करते हुए दूसरों को दुख पहुंचे। तो जब पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों के लिए क्या बेहतर है, और बच्चे सोच रहे हैं कि पेरेंट्स के लिए भी मैं सोचूं, तो वहाँ परिवार बहुत अच्छा खुश रहता, सुखी। ओके मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, कोई सिंपल डेली टेक्निक या फिर कोई रेमेडी है जिससे हम अपने मेंटल हेल्थ को बैलेंस कर सकें? रेमेडी है कि जैसे रेमेडीज तो बहुत सारी हैं, पर जिसको जो सूट करता है वो अपना उसके मुताबिक कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को देखते हुए। तो जीवन शैली में आप कैसे फिट कर सकते हैं उसको वो देखिए। बट मुझे लगता है कि अपने जीवन में हम जब सुबह उठ के हम शुक्राना करते हैं, ग्रैटिट्यूड की भावना के साथ उठते हैं, कुछ जर्नल लिखते हैं, कुछ लिख रहे हैं, हम आज का दिन प्लान कर रहे हैं, थिंग्स टू डू टुडे लिस्ट में कुछ लिख रहे हैं, तो वो दिन थोड़ा अच्छा निकलता है। यू आर प्लान्ड, ओके, हाफ द जॉब इज डन, जैसे मैं समझती हूँ, एग्जैक्टली, यू आर सॉर्टेड। पर अगर आप देर से उठ रहे हैं क्योंकि आप रात को देर से सोए और फिर सब कुछ ऐसा चल रहा है, तो फिर लाइफ वैसे ही चलती है, फिर सारा दिन भागा भागी में रहता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यहाँ नहीं ठीक हुआ, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो फिर आप परेशान रहते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, कहीं पर भी पूरे नहीं पड़ सकते, और फिर वही रोज की प्रॉब्लम। तो उसके लिए एक सिंपल टिप यही है कि ग्रैटिट्यूड की भावना के साथ आप अगर कुछ अपने आप को समझते हुए अवेयरनेस के साथ, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट में रह के अवेयरनेस के साथ आप जब अपनी लाइफ को समझते हैं और आप कोप अप करते हैं, तो कोपिंग अप इज अ वंडरफुल टेक्निक। मतलब जैसे कोई चैलेंज आ रहा है मैम, बट इट्स नॉट दैट इजी कोपिंग अप विद दैट सिचुएशन एक्चुअली, इट्स नॉट ईजी, बट आप उसको करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, उससे भागते नहीं हैं,
चैलेंजेस को फेस करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। और वहाँ पर आपके परिवार की, आपके मित्रों की, आपकी स्वयं की, क्योंकि मैं समझती हूँ कि तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो जब तक हम खुद से खुद पे वर्क नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई कितना भी हमें समझाएगा तो वो नहीं हो सकता। वी नीड दैट, ऑफ कोर्स वी नीड दैट पुश इन लाइफ। जैसे हम कहते हैं ना कि जब तक आप लाइफ में किसी को कुछ दो नहीं तो वो आपको मिलता भी नहीं है। यूनिवर्स का ये नियम है कि जैसे एवरीथिंग इज गिव एंड टेक। अगर आप दुख ही दुख बांट रहे हो, सबको परेशान ही कर रहे हो, तो आपको भी परेशान होना है, आज नहीं तो कल। और आप अगर खुशियां बांट रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जैसे मैं जाती हूँ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, तो NGOs के साथ जुड़ी, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है ना। तो जब आप कुछ देना सीखते हैं तो कहीं ना कहीं से अपने आप एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। That is called मैम कर्मा रिवर्ट्स बैक basically. दैट इज लॉ ऑफ कर्मा। जैसे कहा गया है कि सर्वे कर्म वशावयम्, इसका मतलब है ऑल इज अंडर द लॉ ऑफ द कर्मा, सब कर्मों से ही चलता है। तो मैम आपने ये बात करी कि खुद पे खुद से ही वर्क करना है, तो इस पे आप जैसे बहुत लोग योगा को भी बताते हैं और एक्सरसाइज भी बताते हैं, तो आपको क्या मानना है कि योगा और एक्सरसाइज भी इस चीज को बैलेंस करने में मदद करता है कोई? ऑफ कोर्स, जैसे सबसे सिंपल टेक्निक आजकल सब यही बोलते हैं, माइंडफुलनेस टेक्निक, कि आप बैठो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, किसी भी एक बिंदु पे ध्यान करो या कोई भी चीज पे ध्यान करो। लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आजकल लोगों में, इस चक्कर में तो वो हो नहीं पाता। वो हो नहीं पाता क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है। उसके लिए प्रैक्टिस करना है, एक रिदम बनाना है, उसको रूटीन में लाना है, अपनी जीवन शैली में लाना है। तो सिंपल सबसे यही है कि आप उठ के ग्रेटिट्यूड करके अपने जो काम करने को इसको प्रायोरिटाइज करिए, अपने पहले सिस्टम को बैलेंस करिए। जब सिस्टम को आप बैलेंस करते हैं तो सब चीजें होने लग जाती हैं। तो फिर आपका मन भी करेगा। सुबह कई बार ध्यान नहीं लगता, तो कहते हैं सुबह के समय जिम कर लो, सुबह के समय आप भागा दौड़ी कर लो, कि माइंड फ्रेश होता है उस टाइम। और रात के समय आप मेडिटेशन करके सोते हैं या कुछ ऐसे ऑडियोज लगा के जो वेरी सूदिंग म्यूजिक लगाते हैं, तो दैट काम्स योर माइंड। कई लोग आजकल जैसे शाम को जिम करके थके आ रहे हैं, दैट इम्बैलेंसेस द माइंड, क्योंकि माइंड तो ठीक है, बॉडी थक गई है बट माइंड तो एक्टिव हो गया जिम करके। तो आपने उसको सूद करना। शाम के समय आप कोई अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं, आप मेडिटेशन करके रात को सोइए, दैट इज बेटर। बेसिकली पॉजिटिव एनर्जी को हमें अट्रैक्ट करना है, हाँ, थ्रू म्यूजिक ले लो या फिर थ्रू जिमिंग या फिर थ्रू मेडिटेशन या फिर योगा, या फिर किसी से अच्छी हंस के बातें भी कर लो, वो भी अच्छा है। किसी को सपोर्ट भी कर लो, वो भी अच्छा। तभी मैंने आपको बोला कोई एक सिंपल टेक्निक नहीं है। हाँ, एक बेसिकली एक मुझे डॉक्टर ने बताया था कि लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी इन द वर्ल्ड। कोई सब लोग थोड़ा ना बैठ के माइंडफुलनेस टेक्निक्स करते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ खुश रहते हैं, हंसते खेलते हैं, सब ठीक रहता है। पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कोई भी टेक्निक जो आपको सूट करती है, जो आपको पॉजिटिविटी देती है, जो आप किसी के साथ जुड़ के हेल्प कर सकते हैं, कहीं पे आप किसी का कुछ कर सकते हैं, तो वो बेस्ट है। और ये सोचना चाहिए दैट आई एम नॉट अलोन इन दिस स्ट्रगल। जब आप ये सोचते हैं तो आप देखेंगे कि आपके साथ लोग जुड़ते हैं, और जब आप ये देखेंगे दैट ही इज आल्सो नॉट अलोन इन द स्ट्रगल, सो आई हैव टू पुश हिम। जैसे दिस इज सर्कल ऑफ लाइफ, लाइफ में उतार चढ़ाव तो आएंगे। और जब आप ऊपर कहीं, जैसे एक वो सर्कल ऑफ लाइफ में जैसे होता है ना, एक वो गेम है समय चक्र है, झूला होता है एक, झूले में बैठे हैं वो। तो उस झूले में जब आप बैठे हैं तो वो कभी सबसे ऊपर आप होता तो आप बड़े खुश हैं जी कि हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। इसी तरह लाइफ के फेज होते हैं। लाइफ के फेज में जब आप अपने मस्त तभी होते हैं जब आपको सब कुछ बहुत अच्छे से मिल रहा है, तब आप खुश हैं। पर जैसे ही आपके सर्कल ऑफ लाइफ में आप डाउन जाने लगते हैं, आप देखते हैं कि आप परेशान रहने लगे हैं, आपको ये भी प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, तो आप बहुत लो फील करते हैं। तो उस टाइम पे इफ यू नीड दैट पुश मतलब एक सपोर्ट, सहारा। अगर आपको कोई मिल जाए
तो वो कितना अच्छा है, आप फिर से वापस अपनी लाइफ साइकिल में आगे बढ़ सकते हैं। तो हाँ। जिस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कोई सपोर्ट करे, उसी तरह आप भी किसी का सहारा बन सकते हैं, किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। दैट गिव्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन लाइफ, दैट गिव्स लॉट ऑफ बेनिफिट इन लाइफ। आपको एक अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक कंप्लीटनेस आपको महसूस होगी। तो कोई भी सिंपल टेक्निक जो आपके लिए बेहतर है, चाहे वो दोस्तों के साथ आप बैठे हैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट समय को देखते हुए, चाहे सुबह उठ के आप कोई ये टेक्निक लगा रहे हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हैं, या आप रात को मेडिटेशन कर रहे हैं, जो भी जैसा भी समय से आप जब कोई टेक्निक करते हैं, दैट हेल्प्स यू टू रिमेन इन काम एंड माइंडफुल पोजिशन। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी बातें बताई। होपफुली सारी ऑडियंस को बहुत पसंद भी आएगी और वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कुछ अच्छा रिजल्ट्स पाएंगे। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं तक रखेंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टू अवर पॉडकास्ट। इट्स अवर ऑनर टू हैव यू हियर मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लेजर इज माइन। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने एफर्ट भी करा, और आप ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप सब लोगों तक पहुंचे और ये जो हेल्प करे उनके, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम एग्जैक्टली जिसमें आप हेल्प करें, तो मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।